हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी पॉइंट। आज हम लोग शाहजहाँ के काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखिए शाहजहाँ का काल। इसमें देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए बचपन का नाम इनका क्या था। तो इनके बचपन का नाम खुर्रम था। और देखिए इनका जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, ठीक है ना। और इनकी जो माता का नाम था, उनकी माता का नाम जगत गोसाई। और देखिए इनका विवाह मुमताज़ महल, ठीक, अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। देखिए जो मुमताज़ महल थी तो ये इनकी 13वीं बीवी थी। वैसे तो इनकी बहुत सारी बीवियां थी, लेकिन जो मुमताज़ महल थी तो वो 13वीं बीवी थी, इनका मतलब 13वीं नंबर पे। और जो इनकी संतानें थी वो कितनी थी, तो वो 14 थी। कितनी संतानें थी, तो वो 14 संतानें थी। इसमें देखिए 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित रह पाई थी, यानी कि संतान तो 14 थी, लेकिन जो जीवित रह पाई थी वो टोटल 7, जिसमें 4 पुत्रियां और 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित रह पाई थी, ठीक है ना। जैसे पुत्रों में देखिए दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब। औरंगजेब जो उत्तराधिकारी बाद में बनते हैं, ठीक है ना। और जो पुत्रियां हैं उसमें देखिए जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं चित्रकार। इनके काल के चित्रकार देख लेते हैं। तो देखिए गोवर्धन हो गए, मोहम्मद नादिर हो गए, विचित्र हो गए, चित्रमणि हो गए और होनहार। और देखिए लालचंद्र भी हैं और फकीर उल्लाह खां भी हैं और मीर हाशिम भी हैं। तो ये इनके काल के मुख्य चित्रकारों में हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं सर्वोत्कृष्ट चित्रकार। मतलब वो चित्रकार तो हैं ही, लेकिन जिनको सर्वोत्कृष्ट मतलब जो अपने काल के यानी इस काल के जिनको मतलब बहुत ही जो सब बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त थे उनके बारे में, ठीक है ना। तो उसमें देखिए फ़कीरुल्लाह खां शाहजहाँ का प्रधान चित्रकार था। तो अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि फ़कीरुल्लाह खां किस तरह के चित्रकार थे, तो शाहजहाँ के काल के जो प्रधान चित्रकार थे। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि शाहजहाँ के काल के प्रधान चित्रकार कौन थे, तो फ़कीरुल्लाह खां, ठीक है ना। चलिए है नेक्स्ट देखते हैं मीर हाशिम। मीर हाशिम के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये व्यक्ति चित्र में सर्वोत्कृष्ट थे। किस चित्र में, तो व्यक्ति चित्र में इनको महारत हासिल थी, ठीक है ना। अब देखिए शाहजहाँ कालीन चित्र, इनके काल के जो चित्र हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है यमन सुंदरियाँ। और नेक्स्ट है सूफी नृत्य करते शाहजहाँ। कौन, तो सूफी नृत्य करते हुए शाहजहाँ और वृद्ध फकीर, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं दारा शिकोह की बारात हाजी मदानी, ठीक है ना। कौन सा, दारा शिकोह की बारात। और नेक्स्ट देखते हैं शाहजहाँ तख्त ताऊस पर बैठा हुआ। क्या, तो शाहजहाँ तख्त ताऊस पर बैठा हुआ। ये चित्र भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए ये जो इसका वैभव था तो कैसा था, शाहजहाँ के काल का जो वैभव था वो शान शौकत वाला, यानी शान शौकत वाले इसमें चित्र थे। और इसमें देखिए चौड़े हाशिए, चमकदार रंग, सोने चांदी के रंगों का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। किसके काल में, तो जहांगीर के काल में। और देखिए चित्रकला का अगर स्वर्ण काल आ जाता है तो आप क्या बताएंगे, तो चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो जहांगीर के टाइम में, ठीक है। और जो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है तो वो किसके टाइम में, तो वो शाहजहाँ के टाइम में। और जो देखिए साहित्य के क्षेत्र में स्वर्ण काल है तो वो किसके टाइम में, तो वो अकबर के टाइम में। और पूरे मुगल का अगर स्वर्ण काल कहा जाए तो वो क्या है, तो वो है शाहजहाँ के काल में। तो ठीक है ना। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखिएगा और आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए चित्रकला का स्वर्ण काल तो जहांगीर और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो शाहजहाँ, ठीक है ना। और देखिए एक चीज और बताते हैं कि द्वितीय मतलब सेकेंड स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो देखिए जो सेकेंड स्वर्णकाल है तो वो कहा जाता है मुगल काल को, ठीक है ना। और देखिए जो फर्स्ट है यानी स्वर्णकाल या फर्स्ट स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं पातशाह नामा के बारे में।
तो देखिए ये है जो आपका, तो ये 1656 से 1657 ईस्वी में चित्रित हुआ। ठीक है, और शाहजहां कालीन सर्वोत्कृष्ट कृति है। ठीक है, इसमें देखिए दरबारी वैभव संबंधी चित्र हैं। कैसे चित्र हैं? तो दरबारी वैभव संबंधी चित्र हैं। और देखिए स्याह कलम का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, यानी अधिक प्रयोग हुआ है। और इसमें देखिए छज्जेदार पगड़ियाँ, कैसी? तो छज्जेदार पगड़ियाँ। और देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चमकदार रंग, सोने चांदी के रंगों का अत्यधिक प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग अत्यधिक हुआ? तो चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ, सोने चांदी के रंगों का अत्यधिक प्रयोग हुआ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अभी जैसा कि मैंने बताया कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है। ठीक है ना। और चित्रकला का स्वर्णकाल अगर पूछा जाए तो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। अब देखिए दारा शिकोह के बारे में देख लेते हैं। देखिए चित्रकला का प्रेमी था कौन? तो दारा शिकोह, जिसने 40 चित्रों का मुरक्का यानी एल्बम तैयार करवाया। और ये कहाँ है? तो ये लंदन में है। ठीक है ना। और देखिए दारा शिकोह के मुख्य चित्र, तो इसमें जो मुख्य चित्र हैं वो देखिए फर्स्ट नंबर पे है जो वो 2 बतखें। कौन सा? तो 2 बतखें। और सेकंड नंबर पे है जो वो दारा शिकोह की बारात। सेकंड नंबर पे क्या है? तो दारा शिकोह की बारात। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए थोड़े से और भी पॉइंट देख लेते हैं शाहजहां के बारे में। देखिए इसमें क्या है कि जो इनकी, जैसे कि देखिए जो छाया प्रकाश है, जो इनके चित्रों में छाया प्रकाश द्वारा गोलाई और द्विआयामी ढंग से आकृतियों एवं उनके वस्त्रों को, यानी उनके वस्त्रों को उभारा है। ठीक है ना। और देखिए जो वस्त्र हैं, चित्रों में प्रदर्शित पुरुष आकृतियों के वस्त्रों में लंबे जामे, धारीदार पैजामा, पटके जिनके बॉर्डर चौड़े और अलंकृत, और पगड़ी छज्जेदार दर्शाई गई हैं। जैसा कि मैंने भी बताया कि हाँ जो पगड़ियाँ हैं वो कैसी हैं, तो वो छज्जेदार दर्शाई गई हैं। और जो स्त्रियों की पेशवाज लंबी और ज़्यादा फहरान वाली हैं। ठीक है ना। और देखिए जो हाशिए हैं वो कैसे हैं? तो शाहजहां काल में हाशिए चौड़े बनने लगे थे। कैसे बनने लगे थे? तो चौड़े हाशिए बनने लगे थे। और उनमें भी आकृतियों की सजधज चित्रानुरूप की जाने लगी थी ना। कहीं कहीं देवदूत या पंखदार आकृतियों का प्रयोग मिलने लगता है। और देखिए जो दरबारी चित्र हैं उनमें देखिए अधिकांश चित्रों में दरबारी दृश्यों को अंकित किया है, जिसमें दरबारी अदब कायदों ने आकृतियों को भारहीन और निर्जीव बना दिया है। और देखिए इसमें क्या है? स्याह कलम, तो शाहजहां के समय में सपाट स्याह कलम रेखा चित्रों का प्रचलन भी होने लगा था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं औरंगजेब कालीन चित्रकला। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि औरंगजेब को चित्रों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ चित्र औरंगजेब की आज्ञा से, यानी उनकी अनुमति से उनके परिवारजनों के तैयार किए गए थे। तो इसमें देखिए औरंगजेब की चित्रकला के प्रति उदासीनता के बावजूद उनके कुछ, यानी उनके युग की शाही चित्रशालाएं कायम रही हैं। ठीक है ना। इस प्रकार औरंगजेब द्वारा चित्रकला का ऐसा बहिष्कार हो जाने के कारण, यानी फलस्वरूप समाज में भी चित्रकला का महत्व कम हो गया था और चित्रकार स्वयं हतोत्साहित होकर धनिक वर्ग के अधीन चले गए थे, या फिर काम की तलाश में इधर उधर बिखरते व भटकते रहे थे। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं जो मतलब इनकी आज्ञा से कुछ चित्र बने थे उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है औरंगजेब की युवा काल की मुखाकृति। ठीक है ना। सेकंड नंबर पे देख लेते हैं औरंगजेब वृद्ध अवस्था में। ठीक है। और देखिए बीजापुर का घेरा। और देखिए इसमें और भी देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये नेक्स्ट पॉइंट है कि औरंगजेब वीणा एक अच्छे सुलेखक भी थे, यानी वीणा वादक भी थे और अच्छे सुलेखक भी थे औरंगजेब। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र नाम से इमारत बनवाई थी। कौन सी इमारत बनवाई थी? तो बीवी का मकबरा। ठीक है।
औरंगजेब को यानी देखिए बीवी का जो मकबरा है उसको और क्या कहते हैं, तो बीवी के मकबरे को फूहड़ ताजमहल कहते हैं। और जो इनकी पत्नी दिलवास बानो बेगम के मतलब इनके लिए बनवाया गया था। ज़्यादातर मुगल शैली में एक चश्म के चेहरे बने हुए हैं। कितने चश्म के चेहरे बने हुए हैं, तो एक चश्म के चेहरे बने हुए हैं। और देखिए एक चीज़ और है कि फूहड़ ताजमहल किसे कहा जाता है, तो फूहड़ ताजमहल बीवी के मकबरे को कहा जाता है। ठीक है। और देखिए औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। बीवी के मकबरे को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बीवी के मकबरे को क्या कहा जाता है, तो फूहड़ ताजमहल भी कहा जाता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, इनकी पत्नी का नाम दिलवास बानो बेगम था। क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम तो दिलवास बानो बेगम था। ठीक है ना। तो देखिए जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि औरंगजेब को ज़्यादा कला में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी इनके समय में कुछ चित्रकार भी रहे, कुछ चित्रकलाएं बनी भी। ठीक है। और हम लोग अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो संपूर्ण मुगल शैली की विशेषताएं, क्या जो संपूर्ण मुगल शैली की विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो सर्वाधिक व्यक्ति चित्र किसके काल में हुए, तो जो सर्वाधिक व्यक्ति चित्र तो वो अकबर के काल में हुए। ठीक है ना। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि देखिए उत्कृष्ट व्यक्ति चित्र तो किसके काल में हुए, तो वो जहांगीर के काल में। और देखिए मुगल काल में 4 तरह की लिपियों का विकास हुआ। किसका किसका विकास हुआ, किन किन लिपियों का विकास हुआ, तो देखिए हम देखते हैं कूफी लिपि। ये देखिए बहुत मुड़े अक्षर वाली लिपि थी। कैसी, तो बहुत मुड़े अक्षर वाली लिपि थी। और जो हमारे सेकेंड नंबर की जो लिपि है वो देखिए नश्तालीक लिपि। इसमें देखिए कुछ मुड़े शब्द थे। और शिकस्त लिपि तो इसमें बहुत कम मुड़े थे। और जो नक्श यानी नस्ख लिपि तो सीधे अक्षर वाली लिपि। ये 4 तरह की लिपि हो गई। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि। और अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है, तो रोमन लिपि है। इसी तरीके से ये लिपियां भी थी। ठीक है। और देखिए अकबर तथा जहांगीर का सर्वश्रेष्ठ सुलेखक मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था। कौन था, तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शाहजहां का सर्वश्रेष्ठ सुलेखक मीर हाशिम था। कौन था सुलेखक, तो मीर हाशिम था। और देखिए वर्तिका, पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि वर्तिका कहते किसको हैं, तो वर्तिका जो है वो ब्रश को कहते हैं। ब्रश जो कला में यूज़ किया जाता है, तो वो देखिए सबसे ज़्यादा जो था तो वो गिलहरी, किसका, तो गिलहरी का। और देखिए उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका हुआ, तो गिलहरी का। और देखिए ऊँट, बकरे, भैंस, फारसी बिल्ली के बालों का। मतलब कहने का मतलब ये है जो ये वर्तिका यानी ब्रश का जो प्रयोग किया गया तो वो गिलहरी से बना हुआ सबसे ज़्यादा, यानी उसकी पूंछ से बना हुआ सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। और ऊँट, बकरे, भैंस, फारसी बिल्ली के बालों से मतलब कम यूज़ हुआ, लेकिन इसका भी यूज़ हुआ। ठीक है ना। फिर देखिए जो माले बनाए जाते थे, क्या, जैसे कि माले बनाए जाते थे तो माले के दानों में रुई के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था। तो किसका प्रयोग किया जाता था, तो रुई के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था, ना कि वर्तिका का, यानी कि ना कि ब्रश का प्रयोग किया जाता था, बल्कि रुई के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अरहर और इमली की लकड़ी जलाकर, किसकी, तो अरहर की और इमली की लकड़ी को जलाकर उसमें रेखांकन के लिए उपयोग किया जाता था। अगर जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कि किसकी लकड़ी जलाकर रेखांकन का उपयोग किया जाता था, तो अरहर और इमली की लकड़ी को। ठीक है ना। और देखिए काले रंग की बत्ती को कालांजलि बोलते थे। किसको बोलते थे कालांजलि, तो काले रंग की। ठीक है ना। और देखिए रंगीन को क्या कहते थे, तो शलाका कहते थे। ठीक है ना। और देखिए और भी कुछ हैं मुगल काल के महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसकी दरबारी भाषा क्या थी, तो इसकी दरबारी भाषा फारसी थी। और देखिए दूसरा स्वर्ण काल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो दूसरा जो स्वर्ण काल है तो वो मुगल काल है। ठीक है ना। और जो फर्स्ट जो स्वर्ण काल है तो वो कौन सा है, तो वो गुप्त काल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना। देखिए और देखिए
मुगल चित्रकला को लघु चित्रकला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मुगल चित्रकला को लघु चित्रकला भी कहते हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। किसको? तो मुगल चित्रकला को, यानी लघु चित्रकला को रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और देखिए, पुस्तकें रखते थे और चित्र बनवाते थे अपने प्रवास काल में। कौन? तो हुमायूं। क्या मतलब है? जैसे जब ये 1556 से पहले की ये बात है कि जब ये प्रवास काल में थे, तब इन्होंने क्या किया, तो ये अपने साथ पुस्तकें भी रखते थे और चित्र भी बनवाते थे। तो कौन रखते थे? तो हुमायूं। ठीक है। और देखिए, युद्ध के दौरान चित्र बनवाया किसने? तो जो युद्ध के दौरान, यानी देखिए, युद्ध के दौरान किसने चित्र बनवाए? तो अकबर ने चित्र बनवाए। और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर के दरबार में अधिकांश हिंदू चित्रकार थे। कौन से चित्रकार थे? तो हिंदू चित्रकार थे। और देखिए, सबसे ज्यादा कला प्रेमी शासक कौन था? तो जहांगीर। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा जो कला प्रेमी शासक था वो कौन सा था, तो वो जहांगीर था। ठीक है ना फ्रेंड्स, आज यहीं तक आपका जो है, अब ये जो मुगल काल है ये आपका समाप्त हो गया है, यानी फिनिश हो गया है।